खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। प्रदेश भर में किसानों की मांगों के पक्ष में विरोध प्रदर्शन कर रहे इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यकर्ताओं का गुड़गांव में अलग ही चेहरा सामने आया है और गुड़गांव में विरोध प्रदर्शन के दौरान इनेलो कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती पुलिस का घेरा तोड़कर लघु सचिवालय स्थित जिला उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। प्रदेश के बाकी जिलों की तरह गुड़गांव में सैकड़ों की संख्या में इनेलो कार्यकर्ता गुड़गांव के जेल रोड से इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने पहुंचे, लेकिन स्थिति तब उग्र हो गई जब लघु सचिवालय के बाहर पुलिस द्वारा सभी को घेराबंदी कर अंदर जाने से रोक लिया गया। तो उग्र इनेलो कार्यकर्ताओं ने पुलिस बल को धक्का देकर उपायुक्त के कार्यालय के नीचे पहुंच गए और पुलिस कर्मियों के साथ बहस करने लगे। इस दौरान इनेलो के गुड़गांव प्रवक्ता दलबीर का कहना था कि उनकी मांग है कि प्रदेश सरकार किसानों को दिए जाने वाला मुआवजा राशि बढ़ाए और केंद्र सरकार की तरफ से भी 300 रुपए प्रति एकड़ बोनस इशू करे। अगर सरकार उनकी इन मांगों को नहीं मानती तो इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यकर्ता किसानों के साथ मिलकर रोड पर जाम करेंगे। विरोध प्रदर्शन आपको देखा हजारों की तादाद में, इतनी गर्मी में और फसलों का टाइम होते हुए लोग किसान आए हैं। सीधी सीधी हमारी सरकार से एक ही प्रार्थना है, ये जो आपदा ये एक तरह से बड़ी आपदा है, इसको प्राकृतिक आपदा घोषित कर दी जाए और 25 से 30 हजार रुपए पर एकड़ किसानों को पर एकड़ हिसाब से दिया जाए। 300 रुपए बोनस के तौर पर केंद्र सरकार किसानों को दे। और जिस तरह का गेहूं आ जा रहा है, क्यों बार बार बारिश होने से, ओले पड़ने से गेहूं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सरकार को सारा का सारा गेहूं खरीदना चाहिए। सरकार अगर नहीं देखती तो आने वाले समय में हम मंडियों में जाके किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के रोड रोकेंगे, आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन इतना बड़ा होगा सेंट्रल सरकार भी जाग जाएगी। हमारी मांग, मुख्य मांग ये है, जो आज किसानों पर अत्याचार हो रहे, बरसात हो रही है, किसान की फसलें पकी पकाई का नाश हो गया है। हमारा ये है, जो किसान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि किसान, इस देश का किसान अगर खुशहाल होगा तो ये पूरा देश खुशहाल होगा। क्योंकि किसान अगर जमीन का पेट चीर कर अनाज पैदा करके सारे हिंदुस्तान को, क्या दुनिया के अंदर यहाँ का अनाज जाता है। अगर किसान गरीब होगा और घर में बैठ जाएगा, कितने किसानों ने अभी आत्महत्या करी है 5 महीने में, इस सरकार के रहते हुए कितने किसानों ने आत्महत्या की है। इतना रिकॉर्ड अभी तक किसी और सरकार का नहीं आया। लेकिन सरकार के व्यक्ति, सांसद महोदय ये बार बार ये कहते हैं कि हमारे टाइम में कोई हत्या नहीं हुई, कांग्रेस के टाइम में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब जब ताऊ देवीलाल जी का परिवार सरकार में रहा है, किसान खुशहाल रहा है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे, सड़कों तक लाएंगे, सड़कें बंद करेंगे, गांव-गांव में जाके किसानों को जगाएंगे, उनको अपने साथ लेंगे और इस आंदोलन को और तेजी लाएंगे, और तेजी लाएंगे। कांग्रेस और इनेलो का एक ही मुद्दा है, किसान के हित में है। 19 तारीख को रैली है। कांग्रेस का इनेलो को वहाँ जाके, अगर कांग्रेस और इनेलो का एक ही मुद्दा होता तो आज कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। कांग्रेस भी किसानों के हित में नहीं, कोई हित में नहीं दिखावा कर रही है। जब कांग्रेस, इस देश में सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस सरकार ने किया है, तो उनको जब क्यों नहीं याद आई किसानों की? सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार की रही है। अगर उन्होंने किसानों का भला करना होता तो जब ही कर देते। किसानों का भला एक ही परिवार, ताऊ देवीलाल परिवार, माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी, किसानों के हित के लिए अगर आज भी वो जेल में नहीं होते, एक एक मंडी में एक एक किसान के घर जाके उनका हाल पूछते हैं। उनकी ये शुरू से रहा है किसानों के घर घर में जाना, उनकी लड़ाई लड़ना। इसलिए हमने ये मांग करी है कि 25,000 रुपए एकड़ किसान को मुआवजा दिया जाए, उनकी जो तकलीफें सुनी जाए और उनकी हर जो भी उनकी मांग है उसको पूरा किया जाए, किसान को खुशहाल किया जाए। इस सरकार के अंदर किसान की बड़ी बुरी दुर्दशा है। इसलिए हमारा यही कहना है कि आप कैसे भी हो, हमारी ये बात
सरकार तक पहुंचाई है डीसी के माध्यम से, और उस पर जो भी सरकार अगर गलत फैसला लेगी तो हम दोबारा आंदोलन करेंगे और सड़कों पर। हमारी मांग अभी मिस्टर मेहता ने आपको बताई। हमारी मांग है एक तो किसानों को उनका मुआवजा मिलना, जो उनकी फसल खराब हुई है और सरकार बिल्कुल गौर नहीं कर रही है उसकी तरफ। तो पहली मांग तो हमारी यही है कि आप उनको जो जायज मुआवजा वो दिया जाए, उसे 25,000 रुपए प्रति एकड़ जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं सरकार से। देखिए, मुख्यतः हमारी मांग है, ये बड़ी सोचने का विषय है कि आज अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है, जो कि ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है, सरकार कहती है कि हम उसकी गिरदावरी करा रहे हैं। और एक पॉइंट आप देखिए कि गेहूं मंडियों में आ चुका है और सरकार कह रही है कि गिरदावरी करा रहे हैं। तो गिरदावरी क्या खाली खेतों की हो रही है? गिरदावरी तो अब तक हो जानी चाहिए थी और गेहूं का जो मुआवजा है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए था। अभी तक सरकार मुआवजे का रेट तय नहीं कर पा रही। अभी तक खेत के अंदर पटवारी गिरदावरी करने के लिए नहीं पहुंच पाया। खेत खाली हो चुके हैं, किसान जो गेहूं है वो मंडियों में आ चुका है। सरकार गिरदावरी किस चीज की करा रही है? मैं तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछता हूं सरकार से। इसके अलावा जहां तक किसान के नुकसान का बात है, नुकसान की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ घोषणा जरूर करी है कि 50% से कम 33% पे लाए हैं, लेकिन अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी दूर दूर तक नहीं हुआ है। इसलिए हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की पुरजोर डिमांड है कि किसान की वास्तविक स्थिति से, वस्तु स्थिति से अवगत होकर उसकी समस्याओं का निदान हो, ना कि इस तरीके से बरगलाकर किसान को भ्रामक तरीके से झूठे प्रचार में फैलाने की कोशिश ना की जाए। आज किसान बहुत दुखी है, परेशान है। आज मंडियों के अंदर 4-4 दिन के अंदर किसान अपनी ट्रॉलियों को वापस लेकर गांवों के अंदर जा रहा है। खरीद में जो FCI थी, जो 4 एजेंसियां खरीद करती हैं, उनमें से जो केंद्र की एजेंसी है FCI ने अनाज लेने से मना ही कर दिया है। तो उसके जो स्टेट की एजेंसी है उनके पास इतना पुख्ता बंदोबस्त नहीं है कि वो किसान की भूमि को, गेहूं को उठा सके। इसके लिए हम पुरजोर डिमांड करते हैं मुख्यमंत्री से कि वो सरकार का ध्यान इस ओर से दिलाए कि उचित व्यवस्था करके किसान को और उसके गेहूं का उठान किया जाए। साइबर सिटी गुड़गांव में अनोखी दिवस मनाया जाएगा। जी हां, इस दिवस का नाम होगा राहगीर दिवस। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को होने वाली राहगीर दिवस पर विशेष शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति भी भाग लेंगे। इसमें मुख्य रूप से बास्केटबॉल से लेकर नृत्य कला, स्केटिंग, ताइक्वांडो, साइकिलिंग और अन्य मनोरंजन कृत्य करते दिखाई देंगे। इसका संचालन निशक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कर रहा है। इस आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री आयोजन में शिरकत करेंगे। इस संडे मॉर्निंग 19 अप्रैल 2015 का जो राहगिरी है, राहगिरी प्लेटफॉर्म को हमने यूज किया है विकलांगजन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तो हमने लगभग जो 30 से 35 स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो विकलांगजनों के साथ काम कर रही हैं, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो, हियरिंग इम्पेयर्ड हो, चाहे मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ काम करती हूँ, उन लोगों को जो है जगह दी गई है। तो दे विल बी परफॉर्मिंग मेनी एक्टिविटीज। कुछ इस तरह का, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं, व्हील चेयर डांस होगा, व्हील चेयर योगा होगा, व्हील चेयर बास्केटबॉल, कुछ ब्लाइंड क्रिकेट होगा, ब्लाइंड फुटबॉल होगा, मेंटली चैलेंज बच्चे कुछ अपना कल्चरल प्रोग्राम करेंगे। देयर इज अ लेडी हु इज विजुअली इम्पेयर्ड बट शी इज अ एक्सीलेंट एरोबिक्स ट्रेनर, उनका एरोबिक्स करेंगे। तो बेसिकली वो पूरे राहगिरी एरिया में आपको ऐसी एक्टिविटीज मिलेंगी जो नॉर्मली विकलांगजन बाहर नहीं निकलते करने के लिए। मोटिव ये रहा कि इंक्लूजन, हमारा एक सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे डिपार्टमेंट का है कि विकलांगजन यदि आप स्पेशल प्रयास नहीं करेंगे तो दे वुड लाइक टू बी मार्जिनलाइज इन सोसाइटी। वो अलग से नहीं आएंगे, और जब तक अलग से रहेंगे और साथ में नहीं आएंगे, दे वुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि बहुत जरूरी है उनके इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए, उनकी डिग्निफाइड लिविंग के लिए। मिनिस्ट्री से हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर थावरचंद गहलोत, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं केंद्र सरकार के, हमारे MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री कृष्णपाल जी गुर्जर, और दूसरे MOS है मिस्टर विजय सांपला। ये तीनों मंत्री आएंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा आ रहे हैं, और आपकी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर श्रीमती कविता जैन। पहली राहगिरी नहीं है, पहला हमने कनॉट प्लेस दिल्ली में किया था, वहाँ भी बहुत सफलता से प्रोग्राम हुआ और काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। दूसरा यहाँ है। अब हमेशा गुड़गांव में करना तो हमारे लिए ऑर्गेनाइज करना संभव नहीं है। हम एक तरीका बताते हैं कि ये एक तरीका है जिससे कि ये सारी संस्थाएं, ये सारे लोग नॉन डिसेबल लोगों के साथ जुड़ के और एक अच्छा सोसाइटी निर्मित कर सकते हैं। कई और शहरों से जो है हमें रिक्वेस्ट आई है, हम लोग करेंगे। बेंगलोर का हमारा प्लान है, बॉम्बे का प्लान है, सभी जगह करना है। अब हमेशा हम कर पाएं ये संभव नहीं है। एक आइडिया मिल गया, उसके बाद लोकल प्रशासन कर सकता है, लोकल NGOs कर सकते हैं, स्कूल्स कर सकते हैं। करनाल में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी करते हुए बच्चों की फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है कि आम आदमी के लिए अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाना मुश्किल हो गया है।
बढ़ाई गई फीस के विरोध में आज सैकड़ों अभिभावकों ने करनाल के सेक्टर 7 स्थित दयाल सिंह पब्लिक स्कूल में अपना विरोध दर्ज कराया और स्कूल द्वारा मनमानी फीस वसूले जाने को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायत दी। अभिभावकों की शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी सपना जैन ने स्कूल में जाकर प्रबंधन से बात की और उन्हें सरकारी नियमों को लागू करने के निर्देश दिए, लेकिन स्कूल प्रशासन सरकारी आदेशों को न मानने पर अड़िग रहा और उन्होंने कमिश्नर लेवल के आदेशों की मांग की, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों को तब तक किसी बच्चे को परेशान न करने और अभिभावकों पर स्कूल फीस जमा कराने का दबाव न डालने की बात कही। जी, ये फीस के बारे में हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि ये जो बढ़ी हुई फीस ले रहे हैं, हम नहीं जमा करा रहे और ये जबरदस्ती हमारे बच्चों को भी तंग करते हैं और जबरदस्ती फीस जमा करवा रहे हैं। तो आज बीओ मैडम के आदेश हुए हैं कि 24 या 30 तारीख तक कोई ना कोई फैसला होगा, तो उसी के हिसाब से फिर फीस जमा। तब तक नहीं कराएंगे जमा? तभी तक हम कोई जमा नहीं, अभी तक हम कोई फीस नहीं जमा कराई। 30 तारीख तक हम नहीं जमा करवाएंगे। इस मुद्दे को लेकर ये जो दयाल सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 के जो पेरेंट्स की तरफ से एक शिकायत आई थी लेट फी और बढ़ाई हुई फीस के संदर्भ में एक शिकायत आई थी, जिसके जांच के लिए मैं यहाँ बीओ करनाल उपस्थित हुई थी और जो मेरी बातचीत हुई प्रिंसिपल से और पेरेंट्स से, उसका निष्कर्ष मैंने ये निकाला है कि अभी फ़िलहाल जो स्कूल की डेट है एक 24 तारीख की कमीशन में लगी हुई है फीस बढ़ोतरी के संबंध में, तो वो जब तक फैसला नहीं आता तो स्कूल जो प्रबंधन है वो पुरानी फीस पे फीस लेने को तैयार नहीं है जब तक कोई आदेश या तो कमीशन से या किसी और हायर अथॉरिटी से या उनकी ट्रस्ट से नहीं आ जाता। निजी स्कूलों की मनमानी पर अगर बात करें, प्रशासन और सरकार लगाम लगाने पर इतनी लाचार क्यों नजर आ रही है? इतना समय हो गया, इतने साल हो गए। इसमें कुछ चीज़ें हैं बीच में, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स हैं, वो शायद कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट की जो तारीखें चलती रहती हैं वो शायद लंबा एक प्रोसेस हो जाता है और अब सरकार भी और जुडिशरी भी और विभाग भी अच्छे से तैयारी कर रहा है कि इनकी इस निरपेक्षता पर रोक लगाई जाए और जल्दी से जल्दी अभिभावकों के फेवर में कुछ कार्य कर ले रहे हैं। हजारों रुपए के हिसाब से एनुअल चार्जेस। हाँ, एनुअल चार्जेस और जो बाकी स्मार्ट फीस है या कंप्यूटर टाइप की जो फीस है उसके लिए ही मुद्दा चल रहा है कि वो फीस ना लिए जाएं। अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं इनकी तरफ से भी कि इनको कौन सी मदों में फीस लेनी है और कौन सी में नहीं लेनी। हरियाणा सरकार के जो मद हैं वो कुछ डिफरेंट हैं। सीबीएसई से इनके अनुसार ऐसी कोई मद इनको नहीं बताए गए हैं कि इसमें ले सकते हैं और इनमें नहीं ले सकते हैं। उनके अनुसार अगर कोई आप इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई और स्पेशल फैसिलिटीज़ आप बच्चों को और पेरेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस हेड में चार्ज की जा सकती है। ऐसा कोई हाई कोर्ट का आदेश इन्होंने हमें दिखाया। पलवल में महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र और पंचायत भवन में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में परिवहन मंत्री करण देव कंबोज और पलवल विधायक करण सिंह दलाल के बीच जमकर नोकझोंक हुई। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक उस समय हंगामे में तब्दील हो गई जब विधायक करण सिंह दलाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम से लिखी पट्टियों पर टिप्पणी की, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए और उन्होंने गुंडागर्दी नहीं चलेगी, करण दलाल वापस जाओ के नारे लगाने हुए जमकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखकर भारी पुलिस बल बुलाया गया और गेट पर भी पुलिस खड़ी करनी पड़ी। इनेलो के जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जगदीश नागर और विधायक सुभाष चौधरी को भी बिठाया गया। ये इन्होंने बना के भेजा है मुझे, जो मुझे बाहर निकाल देंगे। मुझे मेरे इलाके के लोगों ने बना के भेजा है। इनकी क्या हैसियत है मुझे बाहर निकाल दें? इन्हें लोगों के काम करने चाहिए, काम कर नहीं रहे। तमाशा बना रखा है, इन्हें झूठे बयान देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और झूठे प्रचार करने में लगे रहते हैं। गरीब आदमी रो रहा है, बच्चों के दाखिले, बीपीएल बच्चों के दाखिले नहीं हो रहे। इसका मुख्य कारण है प्रशासन ने रोक लगा दी, हमारी पार्टी के लोगों को अंदर नहीं लिया जा रहा। और पूर्व विधायक जी सुभाष चौधरी जी ने अभी बताया, हमारे अजीत सिंह गोवी जी इंडियन नेशनल लोकल के प्रधान हैं। हम सारे पार्टी के लोग किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आए। वे ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में, कष्ट निवारण कमेटी की मीटिंग होती है। आज किसानों का अनाज 15 दिन से मंडियों में पड़ा है, उससे खरीदने वाली कोई पॉलिसी सरकार ने नहीं बनाई और यदि पॉलिसी आज बनी है तो उसमें सीधा 10% लॉस, जिससे सीधा आढ़ती को
360 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान होता है। आड़ती पर दबाव बनाया जा रहा है या किसान से काटा जाएगा। सरकार स्पष्ट चिट्ठी नहीं जारी कर रही कि ये लॉस किसके जिम्मे पड़ेगा। मेरा मानना है कि सरकार को इस लॉस को अपने ऊपर ले लेना चाहिए और मंडियों में किसान की तोल करा देनी चाहिए। और आज प्रशासन ने जो हमारे पर रोक लगाई है ये गलत है। हमारा अधिकार है, हम मीटिंग में जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज राज बीजेपी का है, लाठी से राज चलाना चाहते हैं, देखते हैं कब तक चलेगा। जो है ना सुनने के लिए आए थे, लोगों की शिकायतें हैं उनका निवारण करने के लिए आए थे। तो करण दलाल जी ने जो जिस प्रकार से, और करण दलाल जी एक सीनियर नेता हैं, बहुत दिन से वो विधायक बनते रहे हैं, तो आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने जो ये प्रदर्शन किया वो बड़ा सबने बड़ा अजीब लगा, शोभनीय था और करण सिंह दलाल जैसे नेता के लिए अच्छा भी नहीं था। तो वो जो उन्होंने किया वो सारे जनता देख रही है, सबने उसको कंडम्ड भी किया है। तो उसके लिए जो है ना पूरा सदन काफ़ी देर बंद भी रहा, कार्यवाही नहीं चल सकी। तो ये इस प्रकार का जो है करण सिंह दलाल ने नहीं करना चाहिए। हर चीज़ के जो है ना प्लेटफार्म है। अगर ये अपनी बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी के या मेरे को अलग से मिल लेते तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ दिखावा है। और इन्होंने अब पिछले 10 साल से इनकी सरकार थी, 3-3 रुपए और 5-5 रुपए के चेक भी इन्होंने लोगों को दी। और पिछले साल का इन्होंने मुआवजा जो 31 मार्च को देना चाहिए था वो भी हमने अब रिलीज किया 97 करोड़ रुपए। जहाँ गिरदौरी की बात है हमने उसे 5 दिन का और समय बढ़ा दिया है। जिन किसानों के गिरदौरी नहीं हुए उनकी सबकी गिरदौरियां हो जाएंगी और एक पैसा 15 मई तक हमने वादा किया और 15 मई तक। सर, जिनके खेतों से अनाज उठ चुके हैं उनके लिए क्या होगा? अनाज खरीद को लेकर उनकी पहले जिनकी फसल जो उठ चुकी है पहले और गिरदौरी उनकी नहीं हुई है तो उन्होंने पहले उठा लिया, उनकी गिरदौरियां पहले हो भी चुकी है। ऐसा कोई नहीं है, सबकी गिरदौरियां हो चुकी हैं और जिनका खराब हुआ सबकी गिरदौरियां हो चुकी है। सरकार ने अपने अखबार में आज पढ़ा होगा, मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी कल और उन्होंने ऐलान किया भी किसान का एक दाना खरीदा जाएगा और पूरे रेट के ऊपर खरीदा जाएगा। मंत्री जी आड़तियों की शर्तें हैं, आड़ती खरीद नहीं कर रहे हैं, उनकी कुछ शर्तें नहीं सारी बिल्कुल किसानों का एक दाना खरीदा जाएगा, किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी। मंत्री जी किसान पर तो कट नहीं लग रहा, लेकिन क्या उस कट से आड़तिया को भी छूट मिलेगी? सरकार अपने ऊपर लेगी? देखिए हमने जो है ना कुछ नॉर्म्स जो नॉर्म तय होते हैं खरीद के उसमें काफी छूट दी है और उन छूट के आधार पर सब किसानों का जो है अनाज खरीदा जाएगा। प्रेम प्रसंग में लड़की के परिजनों ने पिटाई के बाद एक युवक को यमुना नहर में फेंक दिया। पता चलते ही मौके पर लड़के के परिजनों के अलावा भारी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से यमुना में युवक की तलाश शुरू कर दी। एक तरफ जहां युवक के परिजन लड़की के पिता पर उसकी हत्या का आरोप लगा रहे हैं, वहीं पुलिस लड़के द्वारा खुद यमुना में छलांग लगाने की बात कर रही है। एक संजय शर्मा है लड़का, उसकी लड़की है 14 साल की। वो बता रहा था जी मेरी लड़की को इसने 2-3 बार शरारत करी है और मैं उसके घर विड़म्बा दे के आया हूँ। मेरी माँ भी और मेरी भाभी जी भी जाके उसको कह के आए हैं कि आपका लड़का जो है लड़की को छेड़ता है हमारी को। तो उन्होंने घर वालों ने कहा जी हमारा लड़का ऐसा नहीं है। आज फिर उसने मौके पे लड़के को पकड़ लिया और वो उनके घर लेके जाने लग रहा था। वो खुद ड्राइविंग करने लग गया, पीछे उस लड़के को बैठा लिया। जब वो बाडी माजरे पहुँचा उस लड़के ने उधर के छाल मार। बिल्कुल उसकी तलाश जारी है। वो पनडुब्बियाँ हमने उसमें भेज रखे हैं 5 लड़के। मेरे चाचा का लड़का था ये, उनकी लड़की थी और ये लड़का था, तो इनमें आपस में चल रहा था कुछ। तो हमने इसको समझाया, भाई को, वो भी घर आए थे, हमने उनको भी समझाया। मैं कभी हम अपने लड़के को समझा लेंगे, आप अपनी लड़के को समझाना। तो इन्होंने फ़ोन करके बुलाया या जैसे ही बुलाया वो आ गया। आने पे इन्होंने अपना वो नहर में मार के फेंक दिया। एक बीरू है, एक हिमांशु है, एक और है लड्डू है लड़का कोई। हाँ जी, ये पुलिस वालों ने पकड़ के बैठा रखा है उसको, जिसने फेंका नहर में। कुर्ते पजामे वाला है, चोटा रखा है पीछे, उसका चाचा है। पुलिस वालों ने मोटरसाइकिल उठाई, मोटरसाइकिल खून में बंधी हुई है और मोटरसाइकिल पे खून भी लग रहा है और उसकी शर्ट पे ही पीछे खून लग रहा है। हमने देखा जब पुलिस वालों ने बैठाया वो। फिलहाल खबर हरियाणा में अभी के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है खबर हरियाणा में। चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क के नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए फरीदाबाद पुलिस सतर्क हो गई है और वो इन दिनों जागरूकता अभियान चला रही है। इस काम में उनका साथ देने उतरी वही एक निजी संस्था की छात्राएं जो लोगों को वाहनों के नियम बता रही हैं। हाँ, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमारी CSR एक्टिविटी, हमारी ट्रेनिंग चल रही है एक तरह से। हम लोग मानव रचना कॉलेज से आए हैं। यहाँ पे हम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस का पालन करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे चालान कटाए गए हैं, हेलमेट्स नहीं लगाते लोग, काली फिल्म चढ़ रखी है, रूल्स का बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। इवन लड़कियां तक भी फॉलो नहीं कर रही, बट हाँ हम उनका चालान काट रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। ये हमारी सेफ्टी के लिए ही पुलिस सब कुछ करती है। ज्यादातर अवेयरनेस की कमी महिलाओं में दिखाई दी है। स्कूटी सवार महिलाओं ने हेलमेट नहीं पहने थे, कागज नहीं थे। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को? गलतियां वो ये सोचती हैं कि पुलिस वाले हैं, लड़कियों को लड़कियां हैं, लड़कियां समझ के छोड़ देंगे, बट ये चीज गलत है। उनको नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम आंचल राणा है। हम लोग मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी CSR ट्रेनिंग के लिए आए हैं। यहाँ पर हम लोग लोगों को सिखा रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना कितना ज़रूरी है। लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि सिर्फ लड़कों को ही चालान कटवाना है, लड़कों को ही ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए या फिर वो ही हेलमेट लगा के चलेंगे। हमें लड़कियों को भी इस बारे में पूरी सीख दे रहे हैं। हमने बहुत लोगों को यहाँ पर पकड़ा है जो कि फिल्म के साथ है, जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ, जिन्होंने बेल्ट नहीं लगाई हुई है। हम लोगों ने उनके चालान कटवाए हैं और उनको ये हिदायत दी है कि वो आगे से इन सबको फॉलो करें। मुहिम चला रखी है इनके चालान के लिए बारे में, ट्रैफिक के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, ब्लैक फिल्म के बारे में। ये स्टूडेंट आए, इनको समझाया जा रहा है हमें। इनको ट्रैफिक रूल के बारे में समझाया गया है। इनकी ट्रेनिंग है जो हमारे साथ चल रही है। इसके लिए इनको हर चीज़ के लिए एक एक चीज़ बताई जा रही है। गाड़ियों में ब्लैक फिल्म भी है, पोल्यूशन नहीं है, हेलमेट भी नहीं लगाते लोग बाग, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं रखते। तो ज़्यादातर लड़कियों को भी समझाया गया है भाई आइंदा ये ध्यान रखेंगे इस बारे में। अभी तक हमने 50 के करीब चालान काट दिए हैं। हाँ, महिलाओं को भी रोका है, उनको समझाया गया है, उनके भी चालान काटे हैं और उनको समझाया गया आगे से हेलमेट लगा के कागज डॉक्यूमेंट रख के चलें। ये मुहिम इनकी 100 घंटे की मुहिम है, ये हमारे साथ ही रहेंगे। गेहूं की फसल बोते समय अनेकों सपने संजाए थे। फसल आने के बड़ी ही बेसब्री के इंतजार था। आने वाली फसल से बहुत सारी आशाएं और उम्मीदें थी, मगर अब कुछ नहीं बचा है। सभी सपने टूट चुके हैं, उम्मीदें खत्म हो गई हैं, सब कुछ मिट्टी में मिल गया है, कुछ नहीं बचा है हमारे पास। हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। कुछ ऐसा ही कहना है बेमौसम बरसात और सरकार के रवैये के शिकार हुए किसानों का। किसान हो, जब गेहूं बोए थे किसानों ने, तो आपने भी कुछ उम्मीदें और सपने सजाए होंगे कि क्या करेंगे इस फसल का, और क्या कहना है, क्या उम्मीदें और क्या सपने थे आपके? हमारे सपने यही जताए थे कि जब गेहूँ बोया था कि हमारा गेहूँ अच्छा होगा तो हम उसे कुछ बेचेंगे भी, कुछ बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे, कुछ कर्जा भरेंगे, कुछ अपना शौक मौज भी करते हैं जी, तो कुछ गाड़ी भी लेंगे। तो अब आपके जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई है, बरसात ने सारा आपके सपने तोड़ दिए हैं। सपने या बारिश होने के कारण सारे सपने खत्म हो गए जी। तो अब क्या करेंगे आप, क्या कहना चाहोगे, क्या करेंगे अब आप? अब क्या करेंगे इसमें जी? कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे, ये तो सरकार करेगी, क्या करती है। तो अभी भी जो गिरदावरी नहीं हो रही है, सरकार द्वारा गिरदावरी नहीं की जा रही है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? जो बचा भी है कुछ देने के लिए, उसे सरकार ले नहीं रही है जी। गेहूँ खरीद नहीं रही है सरकार, ऐसे ले ही नहीं रही जी। गिरदावरी भी नहीं की, मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है अभी कोई, कुछ भी नहीं। तो ये माना सकता है पूरी तरह से किसान तबाह हो चुका है। बिल्कुल हो गया, किसान तो किधर का भी नहीं रहा, कहीं का भी नहीं रहा, कहीं नहीं का नहीं रहा किसान तो। हो, जब आपने गेहूं की फसल बोई थी तो कुछ सोचा होगा, कुछ सपने सजाए होंगे फसल को लेकर। क्या सपने सजाए थे आपने? सपने तो ले रहे भैया, अब जब पूरे बर्बाद आएंगे तो अब तो कछु सपने ना आता। जब से गई फसल बर्बाद ही नहीं है, सरकार सुन रही है,
न कोई आड़ती न कोई कछु ना आ रहा, किसान तो पूरा बर्बाद ही है जी। तो क्या क्या सपने सजाए थे आपने? मकान बनवावत थे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बहुत महंगाई है जी, साल भर का पैसा लगा दिया किसान और कुछ बताओ फसल में कछु है नहीं है। तो सपने तो बहुत है, अब तो कछु नहीं है, पूरी बर्बाद है किसान। जी जी, पूरी तरह बर्बाद हो चुके हो किसान, ये कहना है आपका। और दूसरा कि जो गिरदावरी नहीं कर रही है सरकार ना, मुआवजा दे रही है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? कछु ना है ना, FIC सरकारी तरफ से कोई कछु ना व्यवस्था नहीं, कछु अधिकारी ना कोई सुनना ना, कोई किसान लोगों की तो कोई ना सुन, तो कोई रास्ता नहीं किसानों का। कछु ना भैया, बर्बाद है, पसंद ठाड़ी है ना कोई ले रहे भैया। कुछ करेंगे भाई, शादी ब्याह या भाई साहूकार को पटावेंगे, साहूकार को कर्जा सिर पर धरे हो और आगे देगा ना, तो भूखे मरने में बताइए। जी, मतलब बहुत सपने सजाए थे आपने गेहूं की फसल बोते समय। और जब अब जो फसल बर्बाद हो गई है तो क्या कहना चाहिए? सारे सपने आपके टूट गए फसल बर्बाद होने से। टूट के भैया आगे तो दिखाई दे रही है, आगे करे क्या जी, भूखे मरने में नौबत है। तो कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है? भैया साहूकार काम चलेंगे जमींदार को, साहूकार ना देगा तो भैया बोलेगी ना, हम तो गेहूँ की फसल मारी जाएगी यहाँ से। तो अभी जो गिरदावरी नहीं हो रही है, अभी भी सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? गिरदावरी में कहा दे रही है, कुछ भी ना दे, ये ऊपर ले खाजा भी है, नेता वेता ही है, वह ऊपर से कर रहे हैं ऑर्डर, हमें तो मिले ना। जी, गिरदावरी अभी नहीं हुई। 50 रुपया 100 रुपया मिल गए तो 50 रुपया मिले, 50 रुपया में क्या कर लेगा? तो अभी आपके खेती की तमाकू ला दो आपके खेत की गिरदावरी हो चुकी है? गिरदावरी ना हुई ना, कोई ना करे, अभी नहीं हुई गिरदावरी। तो इस बार सरकार भी मदद नहीं कर रही है किसानों? मदद ना कर रही, कहाँ मदद कर रही है? कुछ गेहूँ ना खरीद नहीं हो, गेहूँ भी नहीं खरीदा जा रहा है। कुरुक्षेत्र में सेक्टर निवासियों की समस्याओं को लेकर आज थानेश्वर के विधायक सुभाष सुधा ने जिमखाना क्लब में जिला के अधिकारियों की बैठक ली और सेक्टर वासियों की समस्याओं को जल्द ठीक करने के आदेश दिए। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि पिछले 10 सालों में थानेश्वर का विकास नहीं हुआ है, बीजेपी अब विकास करवाएगी और इसके चलते आज ही नगर परिषद के द्वारा सभी मुख्य मार्गों के चौकों पर CCTV लगवाने के आदेश दे दिए गए। बहुत समय से ना जी हमारे एजुकेशन वेलफेयर के लोग जो मुझे मिल रहे थे जब से मैं यहाँ विधायक बना, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम थी, रोड्स की, पार्क की, सुअर जो एक्चुअली रोड पे आ जाते हैं उससे एक्सीडेंट होते थे, कुछ उनका इस प्रकार की बहुत सी ट्यूबवेल्स की जो इनकी टोटल समस्या थी हमारे एजुकेशन वेलफेयर ने मुझे आज बताया, तो मैंने उनकी समस्याएँ सारी सुनी। इसके साथ मैंने अपने टोटल आज मैंने हुडा के SDO JE हाँ जी टोटल मैंने ऑफिसर यहाँ बुलाए हुए थे, बुला के उनकी मीटिंग की है, जो प्रॉब्लम है मैंने उनसे डिस्कस करा है। और हम चाह रहे हैं कि हुडा के जितने भी हमारे सेक्टर हैं, करीब 12 सेक्टर हैं, उनके अंदर अच्छा पार्कों का, रोड्स का अच्छी सुविधा हम दे सके। और सरकार भी यही चाहती है, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, हम अच्छी सुविधा प्रदान कर सके। उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी एक मीटिंग, मैंने 10 सालों में हुडा में कोई विकास नहीं हुआ और इस विकास की हमने टोटल आप इनकी मीटिंग लिया, उसके लिए हम चाह रहे हैं कि अच्छा हम डेवलपमेंट दे सकें। और हुडा के जितने हमारे साथी हैं उन्होंने मुझे आज पूरा बताया क्या क्या कमी है, और मैं दावे से कहता हूँ कि जितने भी हमारे सेक्टर 12 के 12 सेक्टर एक से एक सेक्टर बढ़िया बनाया जाएगा, बढ़िया काम किया जाएगा। और आए महीने जैसे आज मैंने मीटिंग रखी है तो एक दिन मैं फिक्स करूँगा, महीने में एक दिन क्या प्रोग्रेस हुई, क्या डेवलपमेंट हुई, कहाँ पे हमारा कमी है, उसको पूरा का पूरा इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और हुडा के साथ मैं हर मंथ एक मीटिंग अवश्य कैमरे लगाए जाएंगे क्राइम के। बिल्कुल, आज ही मैंने बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, आज ही मैंने DSP जो है ट्रैफिक को बुलाया था और बुला के मैंने जब अभी हरियाणा में मुख्यमंत्री जी ने लॉ एंड ऑर्डर पे एक मीटिंग रखी थी, उसमें मैंने कहा था कि जितने भी स्कूल और कॉलेज गर्ल्स हैं उनके ऊपर 3 बजे के आसपास जब छुट्टी होती है वहाँ पर एक पुलिस की PCR होनी चाहिए। उसके साथ मैंने कहा था जो म्युनिसिपल कमेटी के पास अपना फंड है वो अपना CCTV कैमरे लगवाएं। तो आज मैंने ट्रैफिक SP से बात की थी, ट्रैफिक का DSP को बुलाया था और मैंने म्युनिसिपल कमेटी में भेजा और हमारे अक्षय कुमार जो हमारे वहाँ ME हैं उनसे बैठ के मीटिंग करा दी है। और इमीडिएट हम कुछ क्षेत्रों में 12 मेन चौक पे CCTV कैमरे लगाने जा रहे हैं, उस पर फंड के द्वारा लगाने जा रहे हैं, नगर परिषद की तरफ से लगाने जा रहे हैं। हरियाणा में फसलों के बर्बाद होने और कर्ज में डूबे किसानों द्वारा आत्महत्या करने का सिलसिला लगातार जारी है, जो पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि कैथल जिले के कलायत इलाके के गांव कमालपुर के किसान धूप सिंह ने शाम को जहर
खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। जैसे ही किसान ने जहर खाया तो उसके परिजनों को पता चला तो वह उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि स्थिति काफी नाजुक है, उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। दुख सिंह जो यहाँ पे एडमिट हैं, तो अभी इनको मैंने देखा है। इनके साथ एक प्रॉब्लम है, इनकी जो मिसिज है कुछ दिन पहले उसका एडी टूटने से मोटरसाइकिल में आ गई थी, तो उनका पैर टूट गया था, तो वो एडमिट हैं वहाँ पे पीजीआई में और काफ़ी दिन से एडमिट हैं। इसके अलावा इनका जो बेटा है वो भी वहीं था। बाकी इनके भाई बंधु जितने इनके मित्र प्यारे हैं वो यहीं पे हैं। तो रात इन्होंने लगता है कि कुछ खाया है। अभी डॉक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है, मैंने उनको पेशेंट को भी देख लिया है, तो अभी ये पूरी तरह खतरे से बाहर है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बात कुछ तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मैंने उनसे पूछा भी तो बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक तरह से होश में आने डॉक्टर साहब से भी बात हुई, थोड़ा सा टाइम लगेगा। किसानों के मुआवजे की बात है, फसलों की गिरदावरी कर ली गई है, जितना खराबा है उसको उसको नोट कर लिया है और उसकी जितनी जल्दी हो सके इसकी पेमेंट कर दीजिए। हरियाणा सरकार ऐसे केसों में पूरी तरह से संवेदनशील है और सरकार के पूरी तरह से आदेश हैं कि जहां भी किसी किसान का कोई खराबा हुआ है उसको नोट किया जाए। इसके अलावा हरियाणा सरकार के ये भी सख्त निर्देश हैं कि मंडी में जितनी भी गेहूं आती है उसको पूरी तरह से बरसात आती है तो उसको ढक के रखा जाए। हमने जितने भी आड़तियों को आदेश दिए हैं कि जितने भी उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा तरपालियों का अरेंजमेंट करें और जितनी भी गेहूं बाहर पड़ी है, किसान की पड़ी है चाहे एजेंसी ने खरीदी हुई, उसको पूरी तरह से ढक के रखें। सरकार की तरफ से इसके मानदंड हैं कि कितने मॉइस्चर वाला गेहूं खरीदा जाता है। कल मैंने स्वयं भी कलायत में इसकी शुरुआत की थी, वहाँ पे मंडी में काफ़ी गेहूं खरीदा गया। तो हमारी तरफ से पूरी तरह से किसानों के लिए किसी प्रकार की इनको दिक्कत ना आए उसके लिए हम कोशिश करें। कई महीने से चला हुआ है, जब जीरी की फसल के सरकार ने भाव इतने कम दिए, एक जमींदार ने काफ़ी जमींदार इसके तहत आत्महत्या कर चुके हैं। 8 की तो मैंने खबर 3 दिन पहले सुनी थी, जिसके नाम उसमें है, और बगैर रजिस्ट्रेशन के काफ़ी किसान हैं। पहले सरकार ने मारे और अब परमात्मा की मार इतनी पड़ी है कि गेहूं की फसल भी जो है नहीं, कभी बरसात, कभी ओले, कभी तेज हवाएं, कभी आंधी, उसमें बर्बाद होगी। और जो ये कह रहा था मुझे बार बार, क्या है? ये मेरा भाई है जी, गांव कमालपुर से है। क्या नाम है? रूप सिंह नाम है जी। तो ये मेरे को बार बार यही कह रहा था कि भाई अब की बार तो क्या बना, मेरे इतने पैसे सड़ गए, कर्जा हो गया, मैं इनको उतारने में भी ऐसा लूँगा, क्योंकि जीरी में मुझे कुछ नहीं मिला, वहाँ का आटा उठाना पड़ा, और अब जो गेहूँ थी उसमें भी मेरे को काफ़ी नुकसान हुआ। ये तो जी अभी 3-4 दिन हो गए, और जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं, भाई भतीजे हैं, उनको यही कह रहा था भाई मैं तो जो है नहीं बहुत दुखी हो गया हूँ। और इसने कल और दिन में 3-4 बजे के करीब कोई जहरीली वो चीज़ खा ली। हमने फिर डॉक्टर को बताया भाई देखो जी ऐसे ऐसे बात है। डॉक्टर ने बताया बोला भाई ये तो आप तो थोड़ी कह रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा लिया हुआ है। तो क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने पता लग गया भाई इतना जो ये जहर निकल रहा है इसने काफ़ी मात्रा में। हम हिम हॉस्पिटल में लाए हैं, ये थोड़ा ठीक हॉस्पिटल है, हमने सुना भाई वहाँ इलाज ठीक है। इसमें कल लाए थे हमें 6 बजे के करीब, और आज लगभग 7 बजे के करीब इसने होश आया है। अब हमने ये आस हुई है कि ये शायद बच जाए। आत्महत्या करने का प्रयास किया है, यही जो इसमें कर्जा हुआ है, फसल बर्बादी हुई है, इसकी वजह से ही आत्महत्या हुई। वहीं सेक्टर 12 फरीदाबाद स्थित जिला खाद्य और पूर्ति नियंत्रण कार्यालय पर पिछले कई महीनों से राशन न मिलने से परेशान सैकड़ों लोगों ने जमकर हंगामा किया और जिला खाद्य और पूर्ति नियंत्रण विभाग के FSO से शिकायत की। लोगों का मानना है कि उन्हें पिछले महीनों से राशन नहीं मिल रहा है और न ही उन्हें राशन देने वाला डिपो होल्डर का कोई पता है। हमें कुछ मिलता ही नहीं, राशन पर नहीं मिलता कुछ भी, ना गेहूँ ना दाल हर जगह कहीं देखो जब दाल भी मिलती है, चावल मिलता है, चीनी मिलती है, तो इस पे तो कुछ भी नहीं मिलता। क्या करेंगे? कब से समस्या आ रही है? 2 महीने से 3 महीने से 2-3 महीने हो गए। तो जब आपको ये समस्या आ रही है
तो आपको पहले भी कोई समस्या कभी दाल तो मिलती नहीं, कभी चीनी भी नहीं मिलती, मिलती नहीं सब कुछ, गेहूं मिलता है, कोई नहीं सुनता, कोई कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। कभी कुछ क्या करेंगे, गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे बताओ, इतना महंगाई थी, महंगाई बदतमीजी से क्यों बोलते हैं, फिर बोलते भी नहीं। आपकी मांगों को नहीं मानेगा तो अगला कदम क्या होगा? हम तो करेंगे, हम तो बैठ जाऊंगा हम लोग, और क्या, सही बात है, हड़ताल करेंगे। किसके पास आए मिलने के लिए? DFSO के पास आए हैं मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। ये हमारे को पिछले 2 या 3 महीने से जो राशन की जो आपूर्ति होनी चाहिए, जो मिलना चाहिए राशन, वो हमें न मिलने के कारण हम आ जाए। किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी राशन न मिलने की सबसे बड़ी समस्या है। पहली बात तो जो भी आधा अधूरा जितना भी मिलता है, आज पिछले 2 या 3 महीनों से वो भी नहीं मिल रहा है। डिपो धारक इसमें क्या कहता है? नहीं, अभी डिपो धारक के जो हमारे थे वो कह रहे हैं हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास माल ही नहीं आ रहा। हम जो जा रहे हैं, हम जो अभी जा रहे हैं, वो तो हट गया, बोले मेरे पास तो है ही नहीं। उन्होंने साफ मना कर दिया जी, हमारे पास मैं पिछले 2-3 महीनों से लगा तो हर महीने से जाते हैं। पहले तो उनकी खबर भी आ जाती थी, किसी ने कॉलोनी में भाई राशन मिल रहा है ऐसे बोल जाते थे, अब तो वो भी नहीं है। क्यों होगा ये उनका साफ कहना है, हमारे पास आई नहीं है। जो पहले जो पीछे से सप्लाई नहीं है उनका, पीछे से सप्लाई नहीं है, ना जाएगा। नहीं, उन्होंने बोला मेरे पास है ही नहीं जी, मेरा रद्द कर दिया। यही नहीं पता कि डिपो धारक हमारा है कौन, इन लोगों का डिपो धारक है कौन, अभी यही नहीं पता। पहले जो डिपो धारक था 3-4 महीने पहले कैंसिल कर दिया, वो फोन करता था कि आ जाओ अपना नाम ले जाओ, लेकिन वो अब कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद इन लोगों को हम किससे सभी लोग आए हैं, इसीलिए आए, हमें ये पता चले कि हमारा डिपो होल्डर कौन है। ये पिछले 2 महीने से हम भटक रहे हैं, कौन है? ये दिक्कतें तब से आ रही है, तब से सरकार चेंज हुई है, तब से ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। उससे पहले रूटीन में क्या इसके संबंध में पुराने डीलर के यहाँ पर कोई भी सूचना या कैसी भी कोई इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं? जो डिपो पहले थे वो सही थे, अगर नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? क्यों नहीं मानेंगे? हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। अगला कदम हमारा धरने पर बैठेंगे, हम धरने पर बैठेंगे, रोड जाम करेंगे। खबर हरियाणा में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।